दोस्तों नमस्कार, मैं तपेश जैन। मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। लोकसभा चुनाव के 2 चरण हो चुके हैं। तीसरा चरण होगा 7 मई को। 7 मई को जो चुनाव हो रहा है वो 94 लोकसभा सीट्स के लिए है और इसमें 1352 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं जो 1352 कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में, जो अध्ययन इन कैंडिडेट्स के द्वारा दिए गए शपथ पत्र के आधार पर किया है। वो संस्थाएं हैं ADR और द नेशनल इलेक्शन वॉच। ADR एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड द नेशनल इलेक्शन वॉच। तो इनके द्वारा अध्ययन किया गया है और उसके अकॉर्डिंग हम कैंडिडेट्स के बारे में समझते हैं। तो इसमें 18% जो कैंडिडेट्स हैं, मतलब 244 जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। उसमें 172 उम्मीदवारों पर गंभीर प्रकृति के मामले दर्ज हैं। इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर है, हेट स्पीच है, इवन महिलाओं के विरुद्ध अपराध हैं। ये अपराध इनके खिलाफ हैं। तो 18% आपराधिक 18% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी में आपराधी प्रवृत्ति के लोग प्रवेश कर रहे हैं, जबकि इलेक्शन रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होगी जब हम डेमोक्रेसी में कमिटेड और सेल्फलेस समर्पित व्यक्ति होंगे या कॉन्टेस्ट करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, तभी एक अच्छी डेमोक्रेसी, अच्छी पार्लियामेंट बन पाएगी। तो ये तो हुई आपराधिक मामलों की बात। दूसरी बात है महिलाओं की। तो महिलाएं कितनी खड़ी हैं, तो आपको आश्चर्य होगा 1352 कैंडिडेट्स में मात्र 123 महिलाएं खड़ी हैं, जो कि मात्र 9% है, सिर्फ 9%। फिर प्रश्न यही उठता है कि 33% रिजर्वेशन की बात करते हैं। महिलाओं की आबादी लगभग 50% है, लेकिन इलेक्शन जो लोकसभा के लिए हो रहा है थर्ड फेज में 9%, और ऑन एन एवरेज ये 10% से ज़्यादा महिलाएं खड़ी नहीं हो रही हैं। तो पार्लियामेंट में इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का दायित्व है और इवन महिलाओं को भी आगे आना चाहिए और अपने देश को, अपनी पार्लियामेंट को विधायी कार्यों के लिए अपना योगदान देना चाहिए। तो दूसरी बात महिला की हो गई। तीसरी बात हम अगर करें तो पैसे की बात करें, मनी की बात करें, तो इसमें 29% जो कैंडिडेट्स हैं करोड़पति हैं। 29% मीन्स 392 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 1352, 392 कैंडिडेट्स करोड़पति हैं। सबसे अमीर प्रत्याशी हैं पल्लवी श्रीनिवास डैम्पो, 1361 करोड़, दक्षिणी गोवा से चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी की हैं। दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुना से, बीजेपी से। तीसरे कांग्रेस के हैं छत्रपति शाह जी, कोल्हापुर से लड़ रहे हैं। तो प्रॉपर्टी के मामले में ये तीनों अव्वल हैं। तो ये बात हुई प्रॉपर्टी की। तो धनबल का प्रभाव इससे इंगित होता है या समझ आता है कि धनबल का कितना इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में काम करता है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हमने देख ही लिया कि क्रिमिनल जो दागी उम्मीदवार हैं 18% जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, वो लोग इलेक्शन के लिए खड़े हैं। तो ये दोनों प्रश्न, राजनीति का अपराधीकरण और राजनीति में धन का महत्व समझ आता है। इसके अलावा बात करें हम एजुकेशन की, तो एजुकेशन 5 से 12वीं तक पढ़े जो कैंडिडेट्स हैं 47% है, दैट इज़ 639।
और ग्रेजुएट है उससे ऊपर है 44% कैंडिडेट्स है। ग्रेजुएट या हायर स्टडीज़ जिन लोगों ने की है वो 44% है। तो ओवरऑल जो सिनारियो है उससे हमें ये समझ आता है कि हमारे देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहला तो राजनीति का अपराधीकरण रुकना चाहिए। तो इसके लिए जो टेंटेड प्रत्याशी हैं या जो गंभीर अपराधों में जो व्यक्ति हैं, गंभीर अपराधों के मुकदमे जिन प्रत्याशियों के ऊपर दर्ज है, ऐसे प्रत्याशियों को इलेक्शन नहीं लड़ाना चाहिए। और इलेक्शन लड़ाते भी हैं तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो टैक्स में रिबेट्स वगैरह मिलती हैं वो नहीं देनी चाहिए। तो ये सुधार बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो महिला हैं उनको रिप्रेजेंटेशन के प्रयास तो होने ही चाहिए। और ओवरऑल जो इलेक्टोरल फंडिंग है, चुनावी जो धन चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उसका भी हमें इंतज़ाम करना चाहिए ताकि इसमें अपारदर्शिता ना हो या अनफेयर मीन्स से पैसा इलेक्शन में शामिल ना हो। तो ये सारे कुछ इश्यूज़ हैं जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आशा है कि आने वाले समय में अच्छे कैंडिडेट्स खड़े होंगे और क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स नहीं होगा, धन बल भुजबल का प्रभाव कम होगा, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। तो इसी आशा के साथ मैं अपने टॉपिक को ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। थैंक यू।